मला आई हैव सेड कि ऐसा तुम मेरा इंट्रोडक्शन दो, बट प्रमोशन हो रहा है तो अच्छी बात है. सो आई एम हियर टू इंट्रोड्यूस ग्रेट प्रैक्टिशनर वैद्य विनय वेलनकर सर. Once great Dr. Thakur sir have said this lines and I strongly agree with this. सरांनी विनय वेलनकर सरांना खल नसलेला वैद्य म्हणून ओळख दिली होती. खरं तर याचे 2-3 अर्थ होतात. पहिला म्हणजे की सर पोळी वगैरे जास्त याच्यात पडत नाही, ते डायरेक्टली टॅब्लेट्स प्रिस्क्राईब करतात. आणि सरांची बोलायची एक विशिष्ट पद्धत आहे की हे औषध तू 8 दिवस घे, तुला 8 दिवसात बरं वाटेल, आणि 8 दिवसात पेशंटला बरं वाटतं. याचा मी स्वतः ऑब्झर्वर आहे सरांच्या क्लिनिकमध्ये, तर मी बघतोच. दुसरं म्हणजे सर कोणाबद्दलही खल ठेवत नाही. आणि तिसरा याचा अर्थ असा आहे की सर एका जागेवर खल म्हणून थांबत नाही, पण पुढे जात असतात. तर सरांची अशी ओळख, सुंदर ओळख महेश ठाकूर सरांनी आधी केलेली होती. त्यासोबतच सरांची एक विशिष्ट गुण म्हणजे सर खूप सोशल आहे. आणि आपल्या फील्डमध्ये, मेडिकल फील्डमध्ये सोशल असणं खूप महत्त्वाचं आहे. कारण सोशल असल्यामुळे सरांचा डॉक्टर्समध्ये जो संपर्क आहे तो खूप दांडगा आहे. इव्हन स्टुडंट्सबद्दल जो संपर्क आहे तो खूप दांडगा आहे. आणि त्यासोबत सर he is a founder president of Ayurved Vyaspeeth, and Ayurved Vyaspeeth has always inspired us for conducting such big clinical meetings. So please, a round of applause for Ayurved Vyaspeeth, please. From past 35 years, he has been relentlessly working across Maharashtra and outside Maharashtra for the propagation of Ayurveda. Sir is editor of books like Arogyavardhini and Yashodit 97. He has successfully presented more than 700 lectures. सरांनी 700 लेक्चर्स आत्तापर्यंत डिलिव्हर केले आहे. आणि आम्ही जेव्हा विषय बघत होतो तर सरांनी 118हून जास्त विषयावर सरांनी लेक्चर्स डिलिव्हर केले आहे. ही हॅज सक्सेसफुली प्रेझेंटेड मोर दॅन 700 लेक्चर्स. ऑल्सो सर इज अवॉर्डेड विथ पंचकर्म चिकित्सक पुरस्कार बाय वैद्य खडीवाला संशोधन संस्था पुणे. सर इज राष्ट्रीय आयुर्वेद गुरु, अपॉइंटेड एज पॅनलिस्ट फॉर CCRS थ्रू आयुष मिनिस्ट्री ऑफ 22 Jan 2018. सरांचं काम खरं तर खूप मोठं आहे आणि सर सगळ्यांनाच परिचित आहे. पण ही संधी आज मला मिळाली ती मी सोडणार नाही. तर लास्ट असं की सर हॅज इन्व्हायटेड ॲज अ स्पेशल इन्व्हिटेड 200 डेलिगेट्स फ्रॉम व्हेराईड वॉक्स ऑफ लाईफ फॉर ॲट होम रिसेप्शन ॲट राष्ट्रपती भवन होस्टेड बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑन 15 August 2024. सो अशी बहुमुखी वैद्य आज आपल्या इथे उपस्थित आहे. खरं तर आपण इंटरॅक्टिव्ह सेशन यासाठी ठेवलं की आपल्याला सरांना एक विषयापर्यंत मर्यादित ठेवायचं नाही आहे. आपल्याला सरांकडून खूप जास्त विषय माहीत करून घ्यायचे. तर आपण या इंटरॅक्टिव्ह सेशनची आत्ताच सुरुवात करूया. तर प्लीज सरांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या. तर लास्ट आपला सेशन आहे आणि सर मी तुम्हाला वाईट मॅच करण्यासाठी मी पण चेंज करून असं घातलं आहे. सो सर माझा पहिला प्रश्न तुमच्यासाठी असा आहे की खरं तर क्लिनिकल मीटिंगचे तुम्ही पाहणार आहात. क्लिनिकल मीटिंगची सुरुवात तुम्ही 1985च्या दरम्यान केली होती आयुर्वेद व्यासपीठच्या माध्यमातून. तर एकंदरीत तुमचं आयुर्वेदामध्ये क्लिनिकल मीटिंगबद्दल काय मत आहे आणि आजच्या क्लिनिकल मीटिंगचा अनुभव कसा आहे? आयुर्वेदाचे ऱ्हासाची कारणं असं जर विचारलं गेलं तर आयुर्वेद मागे का पडला त्याच्यामध्ये हा एक मोठा भाग आहे. म्हणजे पूर्वी अशी म्हण होते की स्वतःचा म्हणजे वैद्य स्वतःच्या मुलाला पण आपले काही अनुभव सांगायचा नाही, इतक्या पराकोटीची गुप्तता असा विषय होता. आणि तसं जर असतं तर ग्रंथ लिहिलेच गेले नसते. ग्रंथकर्त्यांनी लिहिलं म्हणून आज आपण प्रॅक्टिस तरी करू शकतो. पण ही परंपरा कुठेतरी मोडली पाहिजे. आणि मी 1983ला डोंबिवलीत प्रॅक्टिस चालू केली. त्यावेळेला IMAमध्ये ॲक्टिव्ह होतो. त्या IMAच्या क्लिनिकल मीटिंग चालायच्या. हळूहळू आयुर्वेदीय प्रॅक्टिशनर्स म्हणजे किमान डिग्री होल्डरची संख्या वाढत होती. मग असा पण आयुर्वेद क्षेत्रात का करू नये असा एक विषय डोळ्यासमोर आला. आणि म्हणून त्यावेळेला आम्ही पहिली क्लिनिकल मीटिंग डोंबिवलीत घेतली. त्यावेळेला अनेकांनी विरोध केला, हे असं काही होत नाही, लोक येतात मग येणार नाही. म्हटलं तुम्ही येणार की नाही, पूर्वी काय झालं असेल माहीत नाही, आता पुन्हा चालू करूया असं म्हणून आम्ही डोंबिवलीमध्ये त्यावेळेला क्लिनिकल मीटिंग चालू केल्या आणि त्याला प्रचंड रिस्पॉन्स मिळाला.
म्हणजे आमच्या एकेका मिटिंगला 100 सव्वाशे वैद्य कल्याण, ठाणे, बदलापूर, डोंबिवली, गिरगाव, मुंबई इथपासून यायचे. आणि मग हळूहळू ते सगळं पेव फुटलं. आता जवळजवळ अन्य 8-9 प्रांतांमध्ये अशा क्लिनिकल मिटिंग होतात. त्यामुळे ती आवश्यकता आहे. दुसरी गोष्ट एक त्यातला एक महत्त्वाचं आहे, ज्ञान दिल्याने ज्ञान वाढते, त्या ज्ञानाचे मंदिर आहे असं एक गाणं आहे. आपण ज्ञान दुसऱ्याला दिलं तर आपल्यालाही समजतं, दुसऱ्याला समजेल की नाही माहीत नाही, पण आपला कॉन्फिडन्स आणि हे वाढत जातं. म्हणून ते दिलं पाहिजे. आणि शहाणे करून सोडावे सकळ जन असं रामदास स्वामींनी सांगितलेलं आहे. तर दुसऱ्याला शिकवायला काय कमीपणा कशासाठी त्याच्यात? आणि आपल्याला माहिती आहे ते सांगायचं नाही, ही मुक्तता बाळगणे ही वृत्तीच, शब्द वापरला तर हलकट वृत्ती आहे, अजिबात नाही. हां, त्यामुळे मग ह्या मिटिंगची सुरुवात आहे. आजच्या क्लिनिकल मीटिंगबद्दल तुमचा काय अनुभव आहे? म्हणजे आजची clinical म्हणजे थोडक्यात आमची तुम्ही तारीफ करू शकता. नाही, सुंदर आजचं आयोजन आणि ज्या वयात तुम्ही हे केलं आहे ते जास्ती कौतुकास्पद आहे. म्हणजे हे अजून 10 वर्षांनी केलं तरी कौतुकास्पद आहे, पण आता इथल्या एवढ्या बिगिनिंग स्टेजमध्ये एवढं सगळं आयोजन, स्पॉन्सर मिळवणं, इथली सगळी व्यवस्था हे निश्चितच अभिनंदनीय आहे. सगळी सत्र त्यांचे वक्त्यांचं सिलेक्शन केलं हे खूप सुंदर आहे. आणि सगळ्याच वक्त्यांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने त्यांचे जो विषय दिलेला आहे तो खूप चांगला प्रेझेंट केला. इथे बसलेले सगळेजण त्यांनी तृप्त झाले असतील आणि आपल्याला काय आलं पाहिजे हे किमान समजलं असेल असं मला वाटतं. धन्यवाद सर. सर, माझा दुसरा प्रश्न तुमच्यासाठी असा आहे की तुम्हाला प्रॅक्टिस करून 40 वर्षाहून अधिक काळ झाला, तर 40 वर्षामध्ये आयुर्वेदामध्ये कुठले बदल तुम्हाला जाणवले? बरेच बदल आहेत. मी ज्या वेळेला प्रॅक्टिस चालू केली त्यावेळेला अनेक आयुर्वेद वैद्यांचे दवाखाने, म्हणजे त्याच्यावर बोर्ड नसायचा. दवाखाना कुठेतरी 5x10x10 जळमट आहे. पंचकर्म हा तर विषय त्यावेळेला नव्हताच. तुरळक एखादा वैद्य कोणी असेल तर तो पंचकर्म म्हणजे त्याची ती रूम म्हणजे असं वाटायचं की काय त्याला अर्थ नाही. म्हणजे त्या टेबलावरची धूळ, सांडलेलं तेल, कधी पुसलेलं नसायचं, असा एकंदर होता. आयुर्वेदिक वैद्य राहायचा इतका गबाळा की काय विचारायची सोय नाही. आता हे चित्र खूप बदललं. आता पेपरलेस डिस्पेन्सरी आपल्या वैद्यांच्या आहे. म्हणजे सगळं कॉम्प्युटर, जेवढ्या आता लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी आहेत ते सगळं वापरून प्रॅक्टिस करणारे अनेक चांगले वैद्य आहेत. पूर्वी वैद्य म्हणजे असं होतं की मान डुगडुगायला लागली, केस पांढरे झाले की वैद्य. आता तसं नाही आहे. पास झाल्यानंतर वैद्य नाव लावून चांगल्या पद्धतीची प्रॅक्टिस करणारे अनेक वैद्य महाराष्ट्रात सगळ्या क्षेत्रामध्ये आहेत. असं कारण मी फिरतो त्यामुळे मला माहिती आहे. त्यामुळे हा जो काही बदल झालेला आहे हा खूप चांगला आहे. लोक असं म्हणतात बऱ्याच वेळेला, ज्येष्ठ झालेले आहे, हल्लीच्या तरुणात काही दम नाही, किंवा हल्लीचे तरुण म्हणजे बहकलेले आहेत, किंवा काय काय त्यांची काही दूषणं असतील. ते माझं उलटं म्हणणं आहे, आमच्यापेक्षा आत्ताचा जो तरुण वर्ग तुमच्यासारखा कॉलेजमधून पासआउट होतो हा जास्ती ज्ञानसमृद्ध आहे. अनेक गोष्टी असतील त्यांना फॅसिलिटी मिळाल्या. म्हणजे मी प्रॅक्टिस केल्यानंतर जवळजवळ 5-10 वर्षानंतर पहिला परिसंवाद आम्ही ऐकला. आज तुमच्यासारखे म्हणजे ह्या वयामध्ये अनेक परिसंवाद, क्लिनिकल मिटिंग ऐकण्याचं भाग्य तुम्हाला मिळालं, त्यामुळे ही ज्ञानवृत्ती असेल. पण आता जो येणारा वैद्य आहे हा खूप चांगल्या पद्धतीने ग्रंथांचं सुद्धा सटीक वाचन करून चांगली प्रॅक्टिस करणार आहे असं माझ्या लक्षात येतं. शेवटी टॅलेंट हा टॅलेंट असतो. सगळेच जण जर टॅलेंटेड झाले तर बाकीच्यांनी काय करायचं. त्यामुळे थोडाफार कमी अधिक फरक राहील, परंतु जे लोक निराशावादी आहेत असं मी नाही निश्चितपणे. आणि मी जे बघतोय चित्र ते खूपच आशादायी आहे असं मला वाटतं. सर, तुमच्या प्रॅक्टिसमध्ये सुरुवातीच्या काळाला अशी कुठली केस होती जी तुम्हाला खूप काही शिकून गेली? भोपाळचे जे स्टुडंट्स आहेत त्यांच्यासाठी आपण हिंदीमध्ये परत मी तिसरा जो प्रश्न रिपीट करतो, मराठीत बोलतो, परत रिपीट करतो. बरं सर, जो स्टार्ट का जो फेज था आपका प्रैक्टिस का, तो उसमें ऐसी कौन सी केस थी जो आपको बहुत कुछ सिखा कर चली गई? ऐसे तो हर एक पेशेंट अपने को सिखाता है. मुझे एक याद है, मेरे पास एक उदर का पेशेंट था. उसको सब कॉम्प्लिकेशन, एसोफेजियल, वराइसिस वगैरह सब डेवलप हुए थे.
और वो केस अच्छी तरह से ट्रीट की मैंने अपने आयुर्वेद के आधार से। अपना यशोदीप 97 में वो प्रकाशित है। तो वो कम होने के बाद, यानी ट्रीट होने के बाद, वो आया था एक दिन, कुछ टॉनिक दे दो या कुछ। अभी उनको अस्थमा की हिस्ट्री वगैरह भी थी, तो मैंने उसे कुष्ठ कुड़िंजन, आपको मालूम है कुष्ठ, वो चूर्ण आधा चम्मच सुबह शाम लेने के लिए बता दिया। और 8-10 दिन के बाद मेरे पास आ गए। उनको अस्थमा की बीमारी थी उधर और ये सब कॉम्प्लिकेशन, इसलिए मैंने वो दिया था। 10 दिन के बाद आने के बाद उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब आपने दवा क्या दिया मुझे? क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या? मुझे सेक्स डिज़ायर काफ़ी होने लगी। तो मैंने उस समय बताया कि अभी इतने दिन आप बीमार थे, आप ठीक है, स्वस्थ हो गए, तो स्वाभाविक रूप से धातु की वृद्धि वगैरह ऐसे करके मैंने उसे उस दिन भगा दिया। लेकिन वो सवाल जो था मेरे दिमाग में, रात को जाने के बाद मैंने अपना किताब ढूंढा, तो आप कुष्ठ कुड़िंजन जाने के बाद आज भी आप देखो तो उसमें कामोत्तेजक ऐसा उसका वर्णन है। आज के प्रैक्टिस में ये जो सेक्सुअल डिसीज़ है उसमें प्री मैच्योर इजैकुलेशन या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, उसमें कुष्ठ कुड़िंजन अच्छी तरह से काम करता है। इतना सादा द्रव्य है। अभी ये उस समय मैंने इतनी गहराई से पढ़ा नहीं था, लेकिन ये पेशेंट ने बताने के बाद उसका मैंने अध्ययन किया। तो वही मेरे प्रैक्टिस में ऐसे काफ़ी अलग अलग वनस्पतियों का इस्तेमाल मैं करता हूँ। तो ऐसे हर एक पेशेंट अपने को कुछ समझाता है। जैसे कि विभितक है, बेहड़ा, मेरे यहाँ एक पेडियाट्रिशियन है, उसके पास मैं एक पेशेंट देखने के लिए गया था। मैंने कार्ड अंदर देने के बाद उन्होंने मुझे बुला लिया। आने के बाद मेरा पहचान तो उसे अच्छी तरह से है। अरे यार, वो आपका बेड़ा क्या रहता है? मतलब क्यों, क्या हो गया? नहीं यार, मेरे को काफ़ी दिन से अस्थमा की बीमारी है। वो अच्छा फ्लूट भी बजाता है, कुछ सब लेने के बाद कुछ उपयोग नहीं हो गया। तो मेरी माँ ने बताया, आप तो बड़ा डॉक्टर है, पेडियाट्रिशियन है, लेकिन मैं बताऊँ वो ये इलाज करो। और उन्होंने मुझे वो बेड़ा का चूर्ण मध के साथ दिन में 2 या 3 बार लेने के लिए बताया। 10 दिन के अंदर मेरा ये दम चला गया और आज मैं फ्लूट भी बजा सकता हूँ। तो मैंने उसे बताया है कि सर्वेश श्वासकाशेषु केवलम वा विभितकम, ऐसे एक सूत्र है। अभी इतना प्रभावी विभितक हम अपने प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं क्या? मेरे प्रैक्टिस में मैं करता हूँ। तो ये ऐसे पेशेंट सिखाता है। अभी ये तो डॉक्टर MD पेडियाट्रिशियन है, उन्होंने ये बताया, जो उसको माँ ने जो दवा दिया था उसका महत्व। ऐसे हर एक वनस्पति के बारे में आप अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो उसका परिणाम अपने प्रैक्टिस में अच्छी तरह से पाया जाता है। थैंक यू सर। सर, हमारे डेलीगेट्स में बहुत ज़्यादा यूजी स्टूडेंट्स हैं। यूजी स्टूडेंट्स कितने हैं? हाउ मेनी आर यूजी? सो ये यूजी स्टूडेंट्स हैं। सो यूजी में जनरली आयुर्वेदा की तरफ कोई राइट अप्रोच नहीं होता है और सब्जेक्ट भी काफ़ी बोरिंग लगते हैं। तो यूजी में एक्चुअल एटीट्यूड क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स का? गूगली प्रश्न है। 3 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने यहाँ जो भी सिलेबस है हर एक विषय का, वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हमने पढ़ना चाहिए। दुर्भाग्य से प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ाया नहीं जाता और हम उस दृष्टि से देखते नहीं हैं। जैसे कि पदार्थ विज्ञान है, ये भी विषय है। वो पदार्थ विज्ञान हम जैसे आज पता है रट्टा मारना, वो हम तत्र गंधवती पृथ्वी सहा द्विविधा नित्या अनित्य नित्या परमाणु अनुपात ऐसे सब करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल क्या है उसमें, वो सीखना चाहिए। जैसे वो लघु सिद्धांत कौमुदी है, वो हम सब हर है ना, अयु न योग अपने लगे क्या पता है किस वजह से है, लेकिन वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कैसा पढ़ना ये सीखना चाहिए। तो कु चु टू तू पू क वर्ग ट वर्ग च वर्ग ऐसे अपने आप बताए। तो स्वर की उत्पत्ति शरीर में कहाँ से होती है वो वहाँ लिखा है। तो अपने पास ऐसे पेशेंट आते हैं, किसी को क कहने को नहीं आता, किसी को र नहीं, किसी को ट नहीं, तो ये कुचू टू तू पू है ना, वहाँ से निर्मित चिकित्सा करनी है तो वहाँ निर्मित स्थल में चिकित्सा करनी है। ये जो चिकित्सा का ओरिएंटेशन है वो उस समय में होना चाहिए। तो ऐसे हम अध्ययन करेंगे तो उसके प्रति अपना जो विश्वास है तो होता है। मैं काफ़ी बार ऐसे कहता हूँ कि अपने यहाँ हर एक व्याधि के हेतु बताए, अति उष्ण, अति लघु, अति तीक्ष्ण वगैरह। हमें लगता है ये सब में आती लिखा है क्या है, लेकिन ऐसा नहीं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि लिखा हुआ
हर एक शब्द उसका क्रम भी उसी स्वरूप से लिखा है। जैसे दंतांजना मलाटे तुम प्रागरूपम पाणीपादयो, इसी लक्षण लेके डायबिटीज का पेशेंट यानी प्रमेह का पेशेंट अपने पास व्यक्त होता है, क्रम भी वही है और जो लिखा है अपने किताबों में वो वैसा ही पाया जाता है। तो उस दृष्टि से हम पढ़ाई करनी चाहिए और प्रथम वर्ष में प्रवेश करने के बाद तुरंत किसी भी वैद्य के पास शाम को घंटा 2 घंटा 3 घंटा डिस्पेंसरी में जाना चाहिए। तो ये क्लिनिकल जो एक जिसे हम दृष्टि कहते हैं वो प्राप्त होती है। तो पढ़ाया जाता है वो प्रैक्टिकल देखने के लिए मिलता है। मुस्ता परपटकम ज्वरे हम पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल का भी उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, तो वो कॉन्फिडेंस उस समय मिलता है कि मुस्ता परपटकम ज्वरे, खाली मुस्ता से कैसे ज्वर मोक्ष होता है। तो ऐसे पढ़ाई की आप करेंगे तो मेरे ख्याल से उसमें रुचि उत्पन्न होगी और उसके प्रति आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ती जाएगी। सो आपने सर पदार्थ विज्ञान की बात की। हम लोग जब फर्स्ट ईयर में थे तो हमको वो पदार्थ विज्ञान कुछ समझ में नहीं आता था। अल्टीमेटली वी लर्न वॉज यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि ओनली। तो उसका एक छोटा सा किस्सा है। मैं इंटर्नशिप कर रहा था नासिक सिविल में और एक डॉक्टर ने पेशेंट रेफ़र करके मेरे पास ला कर रखा और मुझे पूछा कि तू कहाँ से है। तो मैं जवाब दिया कि मैं मित्तल से हूँ, मुंबई से हूँ, यहाँ पर इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो अचानक से वो बोलता है यत्र यत्र धूम, मेरे मुंह से अपने आप तत्र तत्र अग्नि निकला। तो वो सिर्फ पदार्थ विज्ञान वहाँ तक ही सीमित हमारे लिए था, लेकिन पदार्थ विज्ञान में जब तक हम लोग गुण और कर्मों को नहीं पढ़ते तब तक हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। दैट इज़ द ब्यूटीफुल थिंग सेड बाय सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि पीजी स्टूडेंट्स जो होते हैं, जैसे हमने यूजी स्टूडेंट्स के लिए पूछा, पीजी स्टूडेंट्स का मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है कि पीजी पहले तो करना चाहिए कि नहीं, और करना चाहिए तो कौन से सब्जेक्ट में करना चाहिए। आई नो यू आर अगेंस्ट पीजी बट स्टिल यू हैव टू आंसर दिस। ऐसा नहीं, ऐसे गलत करनी है। नहीं, कैसा है, पीजी की जो ऊंचाई है ना वो हमें बढ़ानी चाहिए। यानी मैंने अभी एक थीसिस देखा, दंत धावन में त्रिफला चूर्ण का उपयोग, ये क्या पीजी का विषय है? तो कुछ अच्छा विषय पीजी करते समय शास्त्र का उपब्रहण हो ऐसा हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि अभी रक्तबस्ती का उल्लेख किया, वो रक्तबस्ती के ऊपर अपना उमेश तागड़े ने एमडी किया है। तो उमेश तागड़े ने एमडी करते समय अपने यहाँ आजा रक्त का वर्णन आया है। तो उस समय इतने प्राणी कटते थे, लोग आजा रक्त ही क्यों बताया, उसका रीजन उन्होंने उसमें ढूंढा है। तो ये शास्त्र को उपब्रहण करने वाला थीसिस है। रसाद रक्तम तत्व मांसम, मांसात मेधा तत्व, सब हमने किया है। खले कपूत ने पहले दिन रक्त बस्ती देने के बाद हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है, दूसरे दिन बढ़ता है, यानी रसाद रक्तम तत्व मांसम, यह हमारा सिद्धांत वहाँ एस्टेब्लिश होता है। तो एमडी करते समय जो हमें विषय जो तैयार करने हैं वो शास्त्र का उपब्रहण करेंगे, ऐसे करो ना, कुछ नया दृष्टि उसमें से नया मालूम हो जाएगा, ऐसे विषय ढूंढो। नहीं तो ये ऐसे फालतू विषय में क्या, माफ करना, यहाँ कोई अध्यापक हो गए और कुछ। अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट का मुझे फ़ोन आया था, वो बेंगलोर कर्नाटक में एमडी करने वाली अपने एक वैद्य की लड़की है। तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसा, जैसे आपने पूछा कि ऐसे अलग विषय में कैसे एमडी कर सकते हैं, वैसे तो उसका चिकित्सा है, इसलिए मैंने 2-4 विषय उसको सुझाव करने के बाद 2 दिन के बाद उसका फ़ोन आया कि वो जो हमारे गाइड है उनको ये मान्य नहीं है कि गाइड जो थे उनको इस विषय में रुचि नहीं है, और ये करेंगे तो वो समझने की भी काबिल शायद होगी नहीं। मैं सीधी बात करता हूँ, मैं मेरे मन में किसी के प्रति कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे विषय हो गए तो वो एमडी हो जाएंगे, लेकिन 3 साल वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी रहेगी। 3 साल अच्छी तरह से कुछ वैद्यों के पास जाएंगे तो इतनी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, एकदम फुल अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एमडी करना गलत नहीं है, लेकिन करेंगे तो अपना नॉलेज ऐसी ऊंचाई पर आना चाहिए कि उसका समाज के लिए और आयुर्वेद के लिए भी उपयोग होना चाहिए। तो मेरा प्रश्न आपको है कि आपको क्या लगता है? स्टाइपेंड मिल रहा है अच्छा?
नहीं मैं मेरा पर्सनली मैं बोलता हूँ कि पीजी सबको करना चाहिए इसलिए क्योंकि यू गेट अ ग्राउंड टू प्ले फॉर 3 years एंड यू आर गार्डेड बाय एवरीवन Yes. एंड यू गेट अ ग्राउंड टू प्ले. अभी जोटपे सर है, आप हो, मेरे टीचर्स है, उन्होंने मुझे एक फ्री हैंड दिया था 3 years की प्रैक्टिस के लिए. तो अगर मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता तो शायद मुझे टाइम लगता सेटल होने के लिए, बट ये 3 years से मुझे सेटल होने के लिए बहुत अच्छा स्पेस मिला एंड एक अच्छा प्लेग्राउंड मिला. सो पोदर इज अ ग्रेट प्लेग्राउंड इफ यू वांट टू प्रैक्टिस. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज सर, आपके पास मैंने काफ़ी क्रोनिक डिसीज के पेशेंट देखे, बेसिकली चैलेंजिंग पेशेंट्स आप काफ़ी हैंडल करते हो. और सीकेडी हो गया, रोमाटॉइड आर्थराइटिस हो गया, स्टिल्स डिसीज हो गया, पेप्टिकस हो गया. सो बहुत सारे क्रोनिक डिसीज के पेशेंट मैंने आपके अंडर भी काफ़ी देखे हैं. और तो आपका एक जनरलाइज्ड अप्रोच क्या होता है इनको क्रोनिक डिसीज की तरफ देखने के लिए, और डेयर एंड एक्ट क्या है? काफ़ी बड़ा विषय है. कोई एक केस जो आप हमको बताना चाहो डेयर एंड एक्ट से रिलेटेड. कैसा है, क्रॉनिक डिसीज और आत्तिक चिकित्सा, इसमें थोड़ा फर्क है, अंतर है. प्रैक्टिस में मैं ऐसा कहता हूँ, कोई भी पेशेंट आने के बाद इसकी चिकित्सा मैं नहीं करता हूँ, ऐसा कभी नकारना नहीं. जो भी चैलेंज है वो एक्सेप्ट करो. अपने को जो पढ़ाया है उसके बारे में थोड़ा चिंतन करो, जो भी सिद्धांत है, चिकित्सा है, द्रव्य गुण है, और उसके अनुसार उसकी चिकित्सा कैसे करना वो देखना चाहिए और उसका प्रयास करना चाहिए. यानी अभी मेरे पास पेशेंट आया था ठाणा से, उसे एक्यूट लंबर स्टेनोसिस ऐसा उसका डायग्नोसिस था. पेन बिल्कुल कम नहीं हो रहा था, इसलिए उसको पेथिडिन और मार्फिन इंजेक्टेबल चालू था. वो लेने के बाद भी 6 या 8 घंटा वो उसका पेन रिलीव होता था, बाद में फिर से चालू. तो लोग बाकी अभी इसमें क्या करना ढूंढते फिरते रहते, तो मेरे पास आ गए. अभी पेथिडिन मार्फिन के अलावा हम क्या करेंगे? तो हमें जड़ोकर मैडम हमारे थे, तो उन्होंने उस समय विषगर्भ तेल का मात्रा बस्ती दिया था. तो मुझे याद आ गया, तो मैंने उसे उसी दिन 100 cc विषगर्भ तेल का मात्रा बस्ती, मेरे को याद है शाम को 7:30-8 बजे का समय होगा, वो एक बस्ती देने के बाद वो घर में गया. पेथिडिन मार्फिन न लेते हुए रात को 8-9 घंटे की अच्छी तरह नींद हो गई, और वो दूसरे दिन मुझे यहाँ वापस आ गया. ये डेयर एंड एक्ट. अभी विषगर्भ तेल का बस्ती ये सुनने के बाद भी काफ़ी लोगों को पसीना आ सकता है. तो कृति करना है तो अलग बात है, लेकिन ये करना पड़ता है. ऐसे विषगर्भ तेल के काफ़ी लोगों को मैंने बस्ती दिया है, लेकिन ऐसी केस है तो हम क्या करें, ऐसा मन में नहीं आना चाहिए. ऐसे ही पेथिडिन मार्फिन इंजेक्शन लेने वाली एक सीए ब्रेस्ट की केस टाटा से निकली थी, और डोंबिवली में मेरे डिस्पेंसरी के बाजू में ही उसका रिलेटिव रहते थे. और रात को रहने के बाद इंजेक्शन देना था, इसलिए वो मेरे पास आ गए कि वो आप दे देंगे क्या. मैंने बताया इंजेक्शन में दे सकता हूँ, दे दूँगा, लेकिन इसके अलावा हम करके उनका पेन रिलीव हो जाएगा तो चलेगा क्या, क्या करेंगे. तो मैंने वहाँ ब्रेस्ट में 3 जलों का लगाया. 1.5-2 घंटे के अंदर जो भी रक्त आचूषण होना है वो होना. जैसे जैसे रक्त आचूषण होना शुरू हो गया तो उसका पेन रिलीव कम हो गया. और पेथिडिन मार्फिन का इफेक्ट 8 घंटा 9 घंटा ही रहता था. जलौकावचरण करने के बाद उसको 48 आवर पेन रिलीव था. और उसके बाद 3 बार मैंने ऐसे उसे जलौकावचरण किया 2-2 दिन के बाद. केमोथेरेपी के जो भी टॉक्सिक इफेक्ट अपने बॉडी के ऊपर होते हैं इतने गहरे रहते हैं कि वो तीनों जलौका दूसरे दिन मर जाती थी. लेकिन उसके लिए 9 जलौका को मैंने मरवाया, लेकिन जो काम पेथिडिन मार्फिन नहीं किया वो काम जलौकावचरण से होता है. अभी ये निर्णय उस समय लेना ये आवश्यक बात रहती है कि पेथिडिन मार्फिन से होता नहीं है काम, तो हम क्या कर सकते हैं. तो हमें करना है तो कुछ जो भी सिखाया है उसका वही समय और उचित इलाज हम करेंगे, प्रयास करेंगे तो यश मिलता है. As sir said, he has dealt with most of the chronic diseases. So next question is sir, आपके पास मैंने उदर व्याधि के काफ़ी पेशेंट्स देखे हैं. मेरे को तो 8-9 महीने हुए आपके अंडर, बट आप लास्ट 40 ईयर से आप उदर व्याधि को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे हो. तो ऐसा कोई केस है जो आप हमको शेयर करना चाहोगे, कोई बेस्ट केस ऑफ असाइटिस? ऐसे
ऐसे तो काफ़ी उधर के बारे में बोल सकता हूँ, लेकिन सबसे गहरी केस जो मैंने की है वो डोंबिवली के एक बैंक के मैनेजर थे और वो हॉस्पिटलाइज थे डोंबिवली के एक नर्सिंग होम में। और उन्होंने जो सर्जन जहाँ एडमिट थे उन्होंने बताया था कि ये करना पड़ेगा और इससे कुछ होने वाला है नहीं। तो फिर उन्होंने दूसरा मार्ग ढूंढते समय उसको गांव में मालूम हो गया कि अपने यहाँ वेलंकर है। मेरी तो उनकी अच्छी फैमिली से पहचान थी, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस उनके प्रति नहीं था कि ये वेलंकर ये ठीक कर सकता है क्या नहीं। तो फिर मेरे पास आ गए। उसकी भी एक अलग कहानी मैं नहीं अभी बताऊंगा शॉर्ट ऑफ टाइम की वजह से, लेकिन वो मेरे पास आने के बाद मैंने बताया कि या ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। इस ऐसे सब पेशेंट हम गोदुग्ध यानी गाय के दूध के ऊपर रखते हैं, गौमूत्र प्राशन करते हैं, बाकी जो भी दवा है वो करते हैं, तो ऐसे करना पड़ेगा, हम करने को तैयार हैं। तो ये गौमूत्र गोदुग्ध आहार जो भी ट्रीटमेंट आरोग्यवर्धिनी पुनर्नवस्था काढ़ा जो भी हमने चालू किया, आज तक इतने महीने उधर के पेशेंट के, लेकिन ये आदमी एक तो 6 फुट हाइटेड अच्छी तरह से तबीयत वाला 7 महीने तक उन्होंने पानी का एक बूंद भी नहीं पिया था। इतनी गंभीर केस थी वो, और कम से कम पेट में 14 लीटर पानी था। वो नित्यम एनम विरेचन इस माध्यम से हमने उसका विरेचन करवाया, उसको जॉन्डिस हुआ था वो सब कम हो गया। लेकिन 7 महीना ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अभी मैं आधा घंटा नहीं हो गया तो 2 बार पानी पिया है, और पानी के बिना रहना है ये सुनने के बाद प्यास ज़्यादा लगती है। तो ये आदमी 7 महीने तक, और सबसे उसके बाद ऐसे कि उसका सब उधर का कम होने के बाद धीरे धीरे द्रवाहार घन आहार चालू करने, उसके बाद 13 साल तक वो अच्छी तरह से जिंदगी बैंक में बाद में रिटायर्ड हो गए, लेकिन नॉर्मल आहार सभी प्रकार के बिना परहेज करके वो जिंदा रहा था। 13 साल के बाद वो उधर के नहीं, वो हार्ट अटैक से चले गए। लेकिन ये काफ़ी उधर के अनेक केसेस के उसमें ये सबसे गंभीर और सबसे लॉन्ग टर्म जिन्होंने बाद में ज़िंदगी बिताई, ऐसे ही वो एक केस मैंने के उधर के, बाकी तो काफ़ी अनुभव है। Great, sir. So round of applause for you. Are you guys enjoying the podcast? अरे इतना छोटा गेस्ट नहीं है, जोर से है सर। Have you enjoyed the seminar? Yes. Very good. So my next question to you is कि अभी काफ़ी जो पेशेंट्स होते हैं डायग्नोसिस ऑलरेडी करके आते हैं, और अभी गूगल बाबा है तो ऑलरेडी डायग्नोसिस उनका हो जाता है। तो मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस का अपने आयुर्वेद प्रैक्टिस में कोई रोल है क्या? अगर है तो कोई केस के थ्रू आप हमको समझाओगे क्या? दुनिया में कौन सी भी चीज़ गलत नहीं है और वाइट नहीं है। तो मॉडर्न डायग्नोसिस का आधार लेना है कि नहीं, हर एक व्यक्ति के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं करता नहीं हूँ ऐसा नहीं, मैं उसका आधार लेता हूँ। उसका आयुर्वेदीय इंटरप्रिटेशन हमें करना है। वो करने की आदत हो गई तो अच्छी तरह से हो गया। जैसे एक केस मेरे पास थी, उसको और भी शूल यानी यहाँ से नीचे तक शूल था। 15-20 दिन तक पेन किलर लेने के बाद कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने मुझे घर में बुलाया, तो मैंने उस समय भी वो रुग्ण को विषगर्भ तेल का 1 मात्रा बस्ती दिया था। वो देने के बाद पेन कम हो गया। वो 15 दिन बेड रिटर्न था। पेन कम होने के बाद उन्होंने चलना घूमना चालू किया ओपन टेरेस में। तीसरे दिन फिर से पेन चालू हो गया, फिर से बस्ती दिया। लेकिन उस समय मेरे मन में आया था कि इसमें कुछ तो भी गड़बड़ है। तो फिर क्या करना, तो उसका लड़का मुझे मिलने को आया, सर कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है क्या? तो मैंने बताया कि इसका आइसोटोप स्टडी करो। तो एकदम आइसोटोप स्टडी क्यों करना है? तो मैं बोलता हूँ आपने पूछा है तो इन्वेस्टिगेशन करना है तो ये करो। तो आइसोटोप स्टडी हमने करने के बाद जो रिपोर्ट आ गया 3 दिन के बाद, उसमें हर एक बोन्स में कैंसर स्प्रेड अप था। तो वो देखने के बाद वो भी आश्चर्यचकित हुआ। वो जो करने वाला था, आपको ये किसने बताया कि ये इन्वेस्टिगेशन करना है? तो फिर उसको पहले पेन रिलीफ के लिए मैंने बस्ती दिया था। आइसोटोप स्टडी में बोन कैंसर सब डिटेक्ट होने के बाद अपने यहाँ अभी जो सूत्र बताया अस्तायश्राणाम व्याधिनाम पंचकर्माणि भेषजम, उसको मैंने तिक्तक्षीर बस्ती बाद में चालू किया। उसके बाद वो चलना घूमना करके 2.5-3 साल तक अच्छी तरह से रहा। कैंसर ट्रीट किया क्या मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ 3 साल देने का मैंने काम किया। 3 साल के बाद तो कैंसर के वजह से नहीं गया, वो हार्ट की वजह से, क्योंकि उस समय वो 78 या 80 ईयर्स ओल्ड था।
लेकिन 3 साल तक किया, तो ये इन्वेस्टिगेशन